नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्केमिस्ट पे। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी का, कंटिन्यू कर रहे हैं। कहाँ क्या पढ़ा था अपन ने? अपना चल रहा था रासायनिक बंध चल रहा था, केमिकल बॉन्डिंग चल रही थी अपनी, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि रासायनिक बंध बनता क्यों है, किस वजह से किसी भी कंपाउंड में रासायनिक बंध बनता है। ठीक है, ये चीज पढ़ी थी अपन ने। ठीक, अब जो बंध होता है, अब उसके प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो जो बंध होता है या बंधन होता है, वो दो प्रकार का होता है। देखो कौन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रासायनिक बंध। कौन होता है? रासायनिक बंध। दूसरा होता है भौतिक बंध। दूसरा कौन सा होता है? भौतिक बंध। दो प्रकार के बंध हो गए। अब जो भौतिक बंध आता है ना, ये इसके अंदर आता है वंडरवाल बंध। कौन सा आता है? वंडरवाल बंध आता है। जो क्या होता है, जो एक दूसरा आता है रासायनिक बंध। पहले इसकी बता देते हो। रासायनिक बंध में, रासायनिक बंध क्या होता है? तीन प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? आयनिक बंध। आयनिक बंध पहला। दूसरा सहसंयोजी बंध। और चौथा होता है उपसहसंयोजी बंध। तीन प्रकार के होते हैं रासायनिक बंध। तीन प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, जो रासायनिक गुण होते हैं वो पदार्थ के रासायनिक गुण पे निर्भर करते हैं, गुण पर निर्भर करते हैं। और भौतिक गुण होते हैं वो किसी पदार्थ के भौतिक गुणों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इनकी निर्भरता के आधार पर इनको रासायनिक बंध को तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, जो भौतिक बंध होता है वो दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला कौन सा? पहला आ गया वंडरवाल बंध। ठीक है, अब सुनो आगे की कहानी। अब जो बंध होता है, पहला कौन सा पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे अपन आयनिक बंध। कौन सा पढ़ेंगे? आयनिक बंध पढ़ेंगे। ठीक है, तो आयनिक बंध के अंदर कौन कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है, आयनिक बंध क्या होता है, क्यों बनता है आयनिक बंध, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आयनिक बंध क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पहला, वो कौन सा हो गया? आयनिक बंध। ठीक है, आयनिक बंध। अपने को पता है जो आयनिक बंध होगा उसका मतलब क्या है? आयनिक मतलब आयंस में टूटेगा। मतलब क्या है? आयन भाग लेंगे इस बंध के अंदर। और आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार। एक तो हो गया धन आयन और एक हो गया ऋण आयन। ठीक है, तो अब देखो दो प्रकार के बंध बने, एक धनायन और ऋणायन। धनायन कब बनता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है। और ऋणायन कब बनता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुना। आयनिक बंध होगा, उसको अपन किस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, पहली बात ध्यान से सुनना। एक होती है धातु और एक होती है अधातु। कौन होती है? धातु और अधातु के मध्य जो स्थिर विद्युत आकर्षण बंध होता है, जो स्थिर विद्युत आकर्षण बंध होता है, उस बंध को ही क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं NaCl। क्या ले लेते हैं? Na+ और Cl-। ठीक है, ये तो क्या है? धातु है। और ये क्या है? अधातु है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कौन सा बंध प्रेजेंट होता है? कौन सा आकर्षण बंध प्रेजेंट होता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बंध। मतलब धनायन और ऋणायन का एक दूसरे की तरफ क्या होता है? आकर्षण होता है। और इससे क्या फॉर्म बनता है? NaCl बनता है। क्या बनेगा?
NaCl। अब इन दोनों के बीच में जो बंध बना है, ये बंध कौन सा है? स्थिर विद्युत आकर्षण बंध है। और इस स्थिर विद्युत आकर्षण बंध की बल की वजह से जो बंध बना है उसे क्या कहते हैं अपन? आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आयनिक बंध कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो धातु होती है, कौन होती है? जो धातु होती है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। धातु की विद्युत ऋणता कम होनी चाहिए और अधातु की विद्युत ऋणता ज्यादा होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। किसकी? अधातु की। ठीक है, अब सुनना काम का पॉइंट। इसमें ये धनायन है और ये ऋणायन है। ठीक है, दो आयन इसमें क्या किए? पार्टिसिपेट किए। अब सुनो, धनायन और ऋणायन। धनायन ऐसा होना चाहिए जिसके संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, धनायन कैसा होना चाहिए? जिसके संयोजी केस में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो या तीन इलेक्ट्रॉन हो। और ऋणायन कैसा होना चाहिए? उसके संयोजी कोष में कितने होने चाहिए? या तो 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, वो कौन सा हो गया? ऋणायन। ऋणायन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5, 6 या 7 होने चाहिए। ठीक है, अब सुनो, अब ये धनायन और ऋणायन है, इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, जो अंतर है, वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्या है? जहां पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3.5 के आसपास आती है और सोडियम की विद्युत ऋणता आती है 1.5 के आसपास आती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब अगर देखो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर दिया कितना आएगा मेरे पास? 2.0। तो ध्यान रखना, ऐसे आयन या ऐसे बंध या फिर ऐसे धनायन और ऋणायन जिनके मध्य विद्युत ऋणता का अंतर 2 से अधिक आता है, वे क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उनके मध्य जो बंध बनता है वो आयनिक बंध बनता है। ठीक है, क्यों बन रहा है? क्यों? पहला पॉइंट ये याद रखना कि जो धातु है उसकी विद्युत ऋणता कम होती है, जो अधातु होती है उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो धातु की विद्युत ऋणता कम है तो इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, वो 2 आ रहा है। मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए क्या बनता है? आयनिक बंध बनेगा। अब ध्यान सुना, जो धनायन और ऋणायन है उनके मध्य कौन सा बल पाया जाता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बंध पाया जाता है, जिसकी वजह से इनमें कौन सा बॉन्ड मिलता है? आयनिक बंध मिलता है। धनायन और ऋणायन की बात करते हैं। जो धनायन होगा तो वह धनायन होगा जिसके संयोजी कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, वही क्या होंगे? धनायन होंगे। ठीक है, और ऋणायन कौन से होंगे? जिनके संयोजी कोष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उनके क्या आएंगे? इसमें आयनिक बंध के अंदर अपन यूज में लेंगे। ठीक है, ठीक। अब सुनो, बॉन्ड हेबर साइकिल पढ़ा है अपन ने सभी, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। उससे पहले सुनो, यहां पर सोडियम क्या अधातु है, तो इसकी आयनन ऊर्जा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जो धनायन होता है उसकी आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए। अब आयनन ऊर्जा कम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जितनी कम आयनन ऊर्जा होगी ना, उतनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा। वो क्या करेगा? उतनी ही आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब जो Cl है तो इसकी क्या आ जाने दीजिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा। ये क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ये ज्यादा क्यों होनी चाहिए?
क्योंकि यह वह ऊर्जा है जो किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वह क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा कहलाती है। क्यों? अब सुनो, आयनन ऊर्जा क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो कौन सी? आयनन ऊर्जा। और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब सुनना, जो सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था ना, वो कौन ग्रहण कर लिया? Cl ने ग्रहण कर लिया। क्यों ग्रहण कर लिया? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन Cl ग्रहण कर लिया। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा क्यों? क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा क्या होती है? बहुत ही कम होती है। इस वजह से जो S3s वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कर देता है? त्याग देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पहला देखो, इसमें 4 पॉइंट बनते हैं। पहला क्या है इसमें? देखो, पहला, धातु और अधातु कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि इनकी जो धातु की आयनन ऊर्जा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जो अधातु है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। 2 पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट, धातु के संयोजी कोष में 2, 3 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए और ऋणायन के संयोजी कोष में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। ये 4 पॉइंट आपको समझ में आए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। जो आयनिक बंध होता है ना, ये आभासी बंध होता है। क्या होता है? आभासी बंध होता है, वास्तविक बंध नहीं होता। ये आभासी बंध होता है और इसकी कोई दिशा नहीं होती। ये क्या होता है? अदिशात्मक होता है। अदिशात्मक होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि भाई इस डायरेक्शन में ये बनेगा। क्या होता है? अदिशात्मक होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनकी जालक ऊर्जा का क्या इफेक्ट है इसके ऊपर। तो जालक ऊर्जा की बात करते हैं कि भाई इसकी जो अगर आयनिक बंध बनना है ना, तो जालक ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ठीक है, वो बता दो। अगर जे किसी भी परमाणु या अणु, ठीक है, या फिर क्रिस्टल जो भी अपन ले रहे हैं, उसकी जालक ऊर्जा क्या होनी चाहिए? जालक ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तभी वो क्या बनाएगा? आयनिक क्रिस्टल या आयनिक यौगिक बनाएगा। ठीक है, अब सुनो, जो जालक ऊर्जा होती है वो क्या होती है? तो वो सुनो, गैसीय आयनों व आयनिक क्रिस्टलों का निर्माण होने पर कुल उत्सर्जित, मतलब गैसीय अवस्था में धनायन और ऋणायन के बनना। क्या बोल रहा है? गैसीय अवस्था में धनायन और ऋणायन का क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं। उनके बनने से जो एक नया यौगिक बन रहा है, उनके वापस जुड़ने पर जो ऊर्जा क्या हो रही है? रिलीज हो रही है या निकल रही है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा कहते हैं। और इस जालक ऊर्जा को अपन बॉर्न हेबर साइकिल से समझा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। किससे? बॉर्न हेबर साइकिल से। अब सुनना, पहले सोडियम क्रिस्टल का निर्माण देखते हैं बॉर्न हेबर साइकिल से। तो Na क्रिस्टल का निर्माण, ठीक है, मैं लिख देता हूं Na सॉलिड प्लस Cl2 सॉलिड, और क्या फॉर्म हो गया? NaCl क्या? सॉलिड। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। Cl2 हमेशा किसमें? गैस फॉर्म में होती है। किसमें होती है? गैसियस फॉर्म के अंदर होती है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनो, क्या बोला? ये जो सॉलिड है, सॉलिड आपस में रिएक्शन थोड़ा ना करेंगे, इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? अपनों को गैसीय अवस्था में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? गैसीय अवस्था में। ये तो गैसीय अवस्था में, तो इसको, ये तो क्या, मॉलिक्यूल अणु की फॉर्म में, तो इसको परमाणु की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और परमाणु की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ने के बाद में क्या करना पड़ेगा? इसको गैसियस कन्वर्ट, फिर परमाणु का क्या होगा? रिएक्ट होगा, फिर NaCl सॉलिड का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस आते हैं, क्या क्या चार्ट है, वो एक चार्ट आएगा, उसको देखो ध्यान से। देखो, इसको देखो, सॉलिड से Na
गैस में लाने के लिए कौन सी ऊर्जा देते हैं? ऊर्ध्वपातन, मतलब सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऊर्जा जैसे ही मैं सोडियम को दूंगा तो सोडियम को सब्लिमेशन ऊर्जा मिलता ही सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे क्या होगा? यहां पर जैसे मैं Cl2 को क्या दूंगा? वियोजन ऊर्जा। वियोजन ऊर्जा। जैसे Cl2 को वियोजन ऊर्जा मिलेगी तो ये अणु से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? परमाणु में, मतलब एक Cl गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब सुनो, मैंने यहां पे 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मुझे सिर्फ एक Cl को परमाणु के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पे मैं 2 का इसमें 1/2 कर दूंगा तो एक Cl आ जाएगा मेरे पास। तो यहां पे ये आ गया। इसके लिए क्या किया? वियोजन ऊर्जा को आधा कर दिया, 2 से क्या कर दिया? डिवाइड दे दिया। ठीक है। अब सुनो, इसके बाद में ये पॉजिटिव होती है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा पॉजिटिव होती है, वियोजन ऊर्जा पॉजिटिव होती है। ठीक है। अब देखो, ये गैस में कन्वर्ट हो गया, ये आयन एटम परमाणु में कन्वर्ट हो गया और गैस में कन्वर्ट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब आगे सुनो, Na में भारी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सी आयनन ऊर्जा दूंगा? तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? माइनस इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+ गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। Na+ गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे Cl की बात करते हैं। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने को कार्बन के साथ में जोड़ना है तो कौन सी ऊर्जा देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देनी पड़ेगी। और ये दे रहे हैं ऊर्जा, इसलिए क्या आती है? नेगेटिव आती है। क्या आती है? नेगेटिव आती है। ठीक है। ये कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? Cl- आ जाएगा इसके ऊपर। ये किस फॉर्म में हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। अब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। आपस में क्या बनाएंगे? बॉन्ड का निर्माण करेंगे। और ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। और इस बॉन्ड के बनने से जो ऊर्जा निकलेगी, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा। क्या कहेंगे? जालक ऊर्जा। ठीक है। तो ये बॉन्ड है पर साइकिल है कि भाई जालक ऊर्जा किसे कहेंगे? ठीक है। अब जो हेस का नियम है ना, इसी में हेस का नियम लागू है। हेस क्या कहा? हेस ने कहा कि Na और Cl से NaCl का जब निर्माण होता है उस दौरान जितनी ऊर्जा इसके अंदर भाग लेती है उनका योग क्या कहलाता है? जालक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। तो इसने क्या कहा वो देखो, इसने कहा कि जो जालक ऊर्जा होती है -U, वो क्या होती है? पहले ऊर्ध्वपातन ऊर्जा को ΔH से दर्शाते हैं, प्लस IP आयनन ऊर्जा प्लस। ठीक है, हो गया। इसके बाद में वियोजन ऊर्जा का क्या आएगा? H। ठीक है। वियोजन ऊर्जा को क्या कहेंगे अपन? डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। तो HFD/2 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA। ये क्या आ जाएगा? हेस का नियम आ जाएगा। भाई हेस ने फॉर्मूला दिया था, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हेस का नियम भी आ गया आपको। ठीक है। अब सुनो, इसके बाद में आता है कि भाई जो आयनिक यौगिक है उसकी क्या क्या विशेषता है? क्या उसकी विशेषता क्या है? उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज, उसके क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं? ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड था? आभासी बंध था। कौन सा था? आभासी बंध था। ये धनायन और ऋणायन के बीच में आकर्षण बंध के कारण बना हुआ बॉन्ड था। और ये आकर्षण बंध कौन सा लग रहा था? स्थिर विद्युत आकर्षण बंध लग रहा था। कौन सा लग रहा था? स्थिर विद्युत आकर्षण बंध लग रहा था। अब इसकी वजह से देखो, पहली बात, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। सही बात है। भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब ऐसे तोड़ने पे भुरभुरा जाते हैं, है ना? भंगुर होते हैं। और क्या होते हैं? ठोस होते हैं। कठोर और ठोस होते हैं। ये पहला पॉइंट।
दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये अपन इसकी क्या पढ़ रहे हैं, विशेषता पढ़ रहे हैं। इनके जो क्वथनांक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक, वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इनके क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये जो रासायनिक साम्य होगा, मतलब जो कोई भी रासायनिक साम्य होगा, रासायनिक साम्य में जल में तो क्या होते हैं, विलय होते हैं। आयनिक ठोस क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, और कार्बनिक विलायक में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। अविलय होते हैं किसमें, कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। ठीक है, अब ये कार्बनिक विलायक आया है, तो ये कार्बनिक विलायक कौन सा हो गया, बेंजीन। कौन हो गया, बेंजीन का सॉल्यूशन होगा। उस बेंजीन के सॉल्यूशन में जो ये आयनिक बंध यौगिक रखते हैं वो क्या होते हैं, अविलय होते हैं। अगर जो आपको इसका परीक्षण करना है, लैब के अंदर बेंजीन पड़ा होगा, बेंजीन लेना, बेंजीन के अंदर नमक डालना, देखना नमक क्या पानी की तरह घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन क्या है, कार्बनिक विलायक है, और वो नहीं घोलेगा अपने किसको, आयनिक बंध युक्त यौगिकों को नहीं घोलेगा। ठीक है, अब सुनो, अब ये जो ना एक सबसे मोस्ट पॉइंट है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक तथा गलित अवस्था में चालक होते हैं। ये चीज याद रखना। जैसे नमक ले लो, NaCl कठोर होगा और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, तो आप उसमें अंगुली डालना तो देखना करंट नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप उसमें थोड़ा बहुत वाटर डाल दोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लिक्विड टाइप हो जाएगा। तो जब उसमें मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या हो जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी, और इस वजह से वो क्या हो जाएंगे, विद्युत के चालक हो जाते हैं। तो ये याद रखना कि जो आयनिक बंध रखते हैं वो कंपाउंड ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और गलित दिक्कत है तो बताना जरूर कमेंट करके, और लाइक भी करा करो भाई, शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलो सब्सक्राइब करें, है ना। तो अभी आपके थोड़े दिन रुक जाओ, उसके बाद में आपका फिजिक्स का भी स्टार्ट कर देंगे, बीएससी की फिजिक्स का भी, 11th-12th की फिजिक्स का भी, और मैथ का भी स्टार्ट कर देंगे। और अब बात करते हैं अपन संयोजी बंध की। सहसंयोजी बंध। अब सुनो, ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। इसी से क्या रिलीज होती है, इसी से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजी बंध कोर्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट होती है। इसी में से जो वेस्पर थ्योरी है वो भी स्टार्ट होती है, जिससे अपन क्या निकालना सीखेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब जो संयोजी बंध होता है, संयोजी बंध सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया, इसको सबसे पहले लुईस ने बताया। किसने बताया, लुईस नामक वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले संयोजी बंध के बारे में चर्चा की। ठीक है, अब सुनो, आयनिक यौगिक में क्या बोला था कि ऐसे कंपाउंड या धातु अधातु जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता का अंतर 2 से क्या हो, ज्यादा हो, तो इस प्रकार के यौगिक आयनिक कहलाते हैं। तो सहसंयोजक में क्या कहेंगे, इस प्रकार के धातु अधातु परमाणु जिनकी विद्युत ऋणता का अंतर 2 से क्या हो, कम हो, तो इस प्रकार के परमाणु क्या बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ठीक है, अब सुनो, तो इस प्रकार के बंध होते हैं, जैसे कार्बन है, एक ले लेता हूं मैं, हाइड्रोजन ले लेता हूं। ठीक है, कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है। मैं संयोजी कोष के 4 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। ठीक है, ये इसके लोब्स बना दी मैंने कार्बन की, एक लोब में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
ठीक है, ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के भी में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो एक लोब ही होगी। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा था, आयनिक में हो रहा था, ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, जो धातु होती है अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अधातु परमाणु को दे रहा था। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर क्या होता है, यहां पर ये होता है कि जो हाइड्रोजन और कार्बन है इनकी दोनों की विद्युत ऋणता लगभग क्या है, बराबर है। इसकी भी 2.1 है, इसकी भी लगभग 2.1 के आसपास है, 2.3 और 2.1 के आसपास इनकी विद्युत ऋणता है। तो विद्युत ऋणता का अंतर बहुत ही कम होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो कैसे बनेंगे देखना, कार्बन, ये तो लोग, पहले मैं एक ही हाइड्रोजन बता रहा हूं ना, ये देखो इस प्रकार से अपने इन्होंने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, साझा किया। तो इन जो इलेक्ट्रॉन इनके पास में होंगे तो दोनों की विद्युत ऋणता समान है। तो विद्युत ऋणता समान होने पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दोनों सेंटर में रहेंगे। ना तो इसके जितना हक कार्बन का होगा उतना ही हक किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। ये मैंने बता दिया। जो आयनिक यौगिक था ना, तो आयनिक यौगिक में ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास थे, सीएल के पास थे। सीएल ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए, डोनेट किए। सीएल ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। ठीक है, तो डोनेट करने के बाद में देखना कि सीएल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो इस बीच में जो शेयरिंग करने से जो इलेक्ट्रॉन बने हैं, जो बंड बना है, उस बंद में ज्यादा पार्ट, इसमें ज्यादा हिस्सा किसका होगा, सीएल का होगा। तो उन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा किसका होगा, सीएल का होगा। क्यों होगा, क्योंकि सीएल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो ज्यादातर उसका ज्यादा हिस्सा उन इलेक्ट्रॉनों का किसकी तरफ होगा, सीएल की तरफ होगा, एनए की तरफ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है आयनिक और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझा करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये इसकी थोड़ी डेफिनेशन होगी। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे, इनके गुण करेंगे, प्रकार करेंगे, सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं। यहां तक आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर कुछ मिस्टेक हो गई थी, जो क्लियरिटी इसकी खराब आ गई थी, लेकिन अब से आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही है ना।